हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही क्विक रिवीजन एनपीओ की हम करने जा रहे हैं। इसमें हम एनपीओ के जो सबसे ज़्यादा 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आइए, सब्सक्रिप्शन एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होता है एनपीओ के लिए। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो होता है उसको हम क्या मानते हैं? असेट। अब और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस जो होता है उसको क्या कंसिडर किया जाता है? लायबिलिटी कंसिडर किया जाता है। जो सब्सक्रिप्शन ड्यू होती है वो कैसे निकलती है? जितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स हैं अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें किससे? अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन से पर मेंबर, तो हमारे पास क्या आ जाता है? सब्सक्रिप्शन ड्यू। हाँ या ना? इस तरीके से हम इसे निकालते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अगर इन द बिगनिंग है, शुरुआत में जो आउटस्टैंडिंग है उसको हम करते हैं क्या? माइनस। और अगर एट द एंड है तो हम उसको क्या करते हैं? प्लस। ठीक है। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस इन द बिगनिंग है तो हम उसको क्या करते हैं? प्लस करते हैं। और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस अगर एट द एंड है तो हम उसको क्या करते हैं? माइनस। ठीक है। अब जो सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है, जितना भी हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, ये हमें मिलता कहाँ पर है? रिसिप्ट एंड पेमेंट में डेबिट साइड लिखा होता है क्या? सब्सक्रिप्शन हमें कितना रिसीव हुआ। ठीक है। अगर ऐसे लिखा हुआ है सपोज 15-16 में इतना, 16-17 में इतना, 17-18 में इतना, तो हमें जो टोटल सम है उसको कंसिडर करना होता है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो है उसको हम क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। इन द बिगनिंग जो है उसको माइनस कर देते हैं। इन एडवांस जो है इन द बिगनिंग उसको प्लस कर देते हैं। और जो एडवांस है क्लोजिंग में उसको क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। इससे सब्सक्रिप्शन ड्यू ड्यूरिंग द ईयर आ जाता है। बट अगर नंबर ऑफ मेंबर्स हैं तो सीधे यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन है हमारे पास उल्टा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाना है तो सारी चीज़ें फिर रिवर्स वे में ऑपरेट करती हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनता है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग असेट होता है तो उसका बैलेंस बीडी, दैट इज ओपनिंग बैलेंस, हम यहाँ पर लिखते हैं। और उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हम यहाँ पे लिखते हैं एज बैलेंस सीडी। ठीक है। फिर जो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है ये लायबिलिटी है, तो इसका जो भी ओपनिंग बैलेंस होता है वो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। और जो भी इसका क्लोजिंग बैलेंस होता है वो हम इस साइड लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद जितना भी हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ उसको हम लिखते हैं कैश अकाउंट। ठीक है। और इससे हमारे पास आ जाता है बैलेंसिंग फिगर क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है। इस तरीके से हम इसे कंप्लीट करते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट से करें या स्टेटमेंट से करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसके बाद अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बात करें, सब्सक्रिप्शन हमारा इस साइड आता है, क्रेडिट साइड, क्योंकि इनकम है। बैलेंस शीट में अगर हम बात करें, असेट साइड लिखते हैं हम सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अंडर द हेड करंट असेट्स। और करंट लायबिलिटीज में रखते हैं सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, चाहे वो ओपनिंग बैलेंस शीट हो चाहे क्लोजिंग बैलेंस शीट हो। तरीका यही रहता है, बस बैलेंसेस चेंज हो जाते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग में क्लोजिंग। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कंज्यूमेबल्स, जो कि स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल, मेडिसिन, बार आइटम्स होती हैं। इसके अंदर जनरली आपकी पहचान होती है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड ऐसे लिखा होता है पेमेंट ऑफ स्टेशनरी या पेमेंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, कुछ भी इस तरीके से लिखा होगा तो एक तरह से पता लग जाता है कि ये हमारे लिए एक तरह से कंज्यूमेबल है। अब कंजम्पशन हमें किस तरीके से निकालनी है? दैट इज ओपनिंग स्टॉक जितना भी हमारे पास है उसके अंदर हम ऐड कर देंगे पेमेंट जितनी हमने करी है, उसको हम परचेजेस भी बोल सकते हैं। ठीक है। और उसमें से हम माइनस कर देंगे अपना क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। तो ये कंजम्पशन आ जाएगी जिसको हम ट्रांसफ़र करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर इसको हम डेबिट साइड दिखाएंगे बाय द नेम ऑफ कंजम्पशन ऑफ जो भी आइटम है। ठीक है, उसको ऐसे। और बैलेंस शीट की अगर आप बात करेंगे तो बैलेंस शीट के अंदर जो भी स्टॉक है, स्टॉक ऑफ जिस भी चीज़ का, इट कैन बी ऑफ स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल, मेडिसिन, बार आइटम्स जो भी हैं वो हम यहाँ पर शो कर देते हैं। ठीक है। बट कई बार क्या होता है हमारे पास सिर्फ स्टॉक के अलावा क्रेडिटर्स भी गिवन होते हैं, तो उस केस में आप कंज्यूमेबल्स का अकाउंट बना लीजिए। इट कैन बी ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट, बार स्टॉक अकाउंट, मेडिसिन अकाउंट, कुछ भी। तो जो भी आपके पास स्टॉक है उसको आप लिखेंगे बैलेंस बीडी, क्योंकि वो आपके लिए असेट होता है। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। याद रखिएगा स्टॉक जो है वो आपको असेट साइड लिखना होता है, स्टॉक ऑफ वट एवर इट इज। सपोज मैं मान लेता हूँ स्पोर्ट्स मटेरियल,
तो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बैलेंस BD, अगर आपको क्रेडिटर्स गिवन है, जनरली होते नहीं है लेकिन अगर गिवन है तो क्रेडिटर्स आप यहाँ लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स जो भी आपको गिवन है, और यहाँ पर आप लिखेंगे बैलेंस CD, दैट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है। और जो क्रेडिटर्स हैं आपके वो बैलेंस शीट में भी साइमल्टेनियसली आते हैं, कहाँ पर, लायबिलिटी साइड, तो आप जरूर लिखेंगे क्रेडिटर्स फॉर ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है। याद रखिएगा एग्जाम में स्पोर्ट्स मटेरियल से मुझे ध्यान आ रहा है बच्चे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के साथ उसे कंफ्यूज कर देते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एक फिक्स्ड एसेट है, कंफ्यूज मत होना। अगर आपने किसी भी तरीके का एडवांस दिया हुआ है क्रेडिटर्स को तो उसका जो भी ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस BD, दिस इज व्हाट एडवांस टू क्रेडिटर्स ऑफ कंज्यूमेबल्स, ठीक है। और अगर उसका क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है तो इस साइड आपका बैलेंस CD, इट्स एन असेट, तो आप यहाँ पर बैलेंस शीट में लिख देंगे एडवांस टू क्रेडिटर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं एक तरफ लायबिलिटी एक तरफ असेट, तो मैंने आपको ये बता रखा है बहुत अच्छे से, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जी हाँ क्रेडिटर्स अलग अलग हो सकते हैं। फिर आपने जितनी भी पेमेंट करी है उनको वो आप लिख देंगे कैश अकाउंट यहाँ पर, तो आपका बैलेंसिंग फिगर ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पर, क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सबसे बेस्ट वे आउट है, अगर एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो आप इस तरीके से उसे करिए, ठीक है। इसके बाद डोनेशन जो है बेटा दो तरह की होती है। जनरल डोनेशन हमें पता है, जो इसके अंदर कोई पर्पस स्पेसिफाई नहीं किया जाता, इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर सिंपली डेबिट करते हैं। बट जो स्पेसिफिक डोनेशन होती है उसके आगे लिखा होता है कि किस पर्पस से दी जा रही है, लाइक डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, इस तरीके से ये आपको एग्जाम के अंदर बताया जाता है कि एक स्पेसिफिक डोनेशन है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल जो हमें अपने क्वेश्चंस में देखने को मिलता है, दैट इज द डोनेशन फॉर बिल्डिंग। इसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, और शो करते हैं किस साइड, लायबिलिटी साइड, ठीक है। बैलेंस शीट में ये आपकी आएगी। इसके बाद आप बात करते हैं फंड बेस अकाउंटिंग की। तो देखिए फंड बेस अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहली चीज़ मैं इसे आपको बैलेंस शीट से बताता हूँ सीधे। जितना भी आपका फंड है, सपोज जितना भी आपका बिल्डिंग फंड है, उसके कॉरस्पॉन्डेंस आपको कहीं ना कहीं जो है इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिलती हैं, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, इस तरीके से आपको इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए जो भी आपको फंड में कंट्रीब्यूशन मिला है ड्यूरिंग द ईयर, उसको आप इसी में ऐड कर देंगे, उतना फंड आपका बढ़ जाएगा, कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। उसके बाद अगर आपने फंड किसी भी तरीके से यूज़ किए हैं तो उतना आप माइनस कर दीजिए फंड यूज्ड, ठीक है। जितने भी आपने फंड्स को यूज़ किया है वो आप इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब ध्यान से देखिए एक चीज़, अगर फंड आपको दो तरीके के हो सकते हैं, इट कैन बी अगेंस्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, और इट कैन बी अगेंस्ट द असेट, समझ में आया। तो अगर वो एसेट के अगेंस्ट है, लाइक बिल्डिंग फंड है, तो आप जब जितना फंड यहाँ से माइनस कर रहे हैं उतना ही आप, जैसे बिल्डिंग फंड में से आप जितना माइनस कर रहे हैं उतना आप क्या करेंगे, फिर कैपिटल फंड के अंदर, जनरल फंड के अंदर जो है वही अमाउंट उठा करके ऐड बैक भी कर देंगे। समझ में आया? ये बात मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में रीजनिंग के साथ सारी समझा रखी है, ठीक है। बट अगर एक्सपेंसेस के अगेंस्ट है तो सिर्फ यहाँ माइनस करेंगे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद जितना भी इंटरेस्ट मिला है किस पे, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट पे, वो इसके अंदर आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। और अगर कुछ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, तो वो भी इसमें ऐड होगा, लेकिन क्योंकि वो असेट है तो यहाँ पर भी आएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। समझ में आई बात? याद रखना कैपिटल फंड में तभी ऐड करना होता है जब वो असेट के अगेंस्ट होता है, एक्सपेंसेस के अगेंस्ट है तो नहीं करना होता। लाइक अगर आपने प्राइस फंड बना रखा होता, ठीक है, तो प्राइस फंड सिर्फ यहाँ माइनस होगा, कहीं उसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बड़ा कंसाइज में बता रहा हूँ चीज़ों को, सिर्फ क्विक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर एंट्रेंस फीस जो है, वैसे कैपिटल फंड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आपको इसे ऐड करनी होती है। अमाउंट बहुत नॉमिनल है, बहुत छोटा सा अमाउंट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अदरवाइज जो पॉलिसी ऑफ एनपीओ है, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट वे होता है जो क्वेश्चन में बताया जाता है, लाइक 50% ऑफ एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज, इस तरीके से कुछ है तो उस तरीके से आप करेंगे। ऑनरेरियम जो एक पेमेंट की जाती है एज ए पार्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड,
किसी को ऑब्लाइज करने के लिए, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर ये जाता है। लीगेसी विल पे जो एक अमाउंट मिलता है एट द विल ऑफ द डिजीज्ड पर्सन, एनपीओ को, उसे हम लीगेसी बोलते हैं, जो कि हम कैपिटल फंड के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। इसके बाद कैपिटल फंड, जनरल फंड, देखिए इसको आप सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। कोई भी क्वेश्चन हो ओपनिंग बैलेंस शीट जरूर बनाएंगे। अनटिल अनलेस क्वेश्चन बना के बनो, सारे असेट्स लिखेंगे और सारी लायबिलिटीज लिखेंगे और उसके बाद ही इसको बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, जो कि बताता है इट्स लाइक अ कैपिटल ऑफ एनपीओ। ये एक तरह से क्या है, जो एनपीओ है उसकी कैपिटल है। समझ में आया। उसके बाद हम एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपेंसेस की बात करें तो जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या माने जाते हैं, लायबिलिटी। और इन द बिगिनिंग जितने भी होते हैं इसको हम क्या कर देते हैं, माइनस, और एट द एंड जितने होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, प्लस। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको क्या माना जाता है, असेट माना जाता है। और जितने भी ये बिगिनिंग में होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, प्लस कर दिया जाता है। और जितने एंड में होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, माइनस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट द एंड प्लस, इन द बिगिनिंग माइनस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द एंड जो है वो माइनस प्लस। इससे आपका क्या आ जाएगा, कितने एक्सपेंसेस आपके साल भर के अंदर ड्यू हुए, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में एक्सपेंसेस की पेमेंट जो है वो क्रेडिट साइड गिवन होती है, ठीक है। यहाँ पर आता है पे वाला अमाउंट जितना पेड हुआ, जबकि यहाँ पर आपका अमाउंट आता है कितना ड्यू हुआ। समझ में आई बात। ये जो ड्यू वाला अमाउंट आपने निकाला है ये यहाँ पर आता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी साइड शो किए जाते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं क्योंकि वो असेट हैं तो वो उन्हें असेट साइड जो है हम शो करते हैं, ठीक है। बहुत क्विक रिवीजन, फटाफट सारा आपको याद आ रहा होगा। असेट अकाउंट कैसे बनता है, कोई भी बड़ा नॉर्मल है, बैलेंस पीडी, ठीक है। जो भी उसका ओपनिंग बैलेंस है, जो भी उसका क्लोजिंग बैलेंस है। अगर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में कुछ परचेजेस दिख रही हैं तो वो लिख दीजिए। बैलेंसिंग फिगर जो है वो आपकी क्या बच जाएगी, डेप्रीसिएशन। हो सकता है डेप्रीसिएशन गिवन हो तो परचेजेस आ जाएंगी। बहुत सिंपल ये तो। इन्वेस्टमेंट में एक हिडन एडजस्टमेंट होती है। कई बार आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो दिख रहा होता है, 10,000 रुपये एट द रेट ऑफ 10%। ये मैंने आपको क्वेश्चंस में बताया भी था। तो याद रखिए इसमें आपको इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकालनी होती है और ओपनिंग क्लोजिंग दोनों में दिखानी होती है। और कैसे, 10,000 को आप उस परसेंटेज से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए। और सेम वे आप इसे दिखाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पूरा एनपीओ आपका रिवाइज हो गया होगा, सारी बातें आपको ध्यान आ गई होंगी, ठीक है। इसमें अब जितने भी मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपके कवर अप कर दिए। थैंक यू।